Hello everyone, my name is Ritu and I have cleared my UGC NET for 4 times. I hope you all are very well. बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपने एग्जाम के लिए खुद को तैयार कर रहे होंगे। तो भी आज का हमारा टॉपिक है इमाइल दुर्खिम। इमाइल दुर्खिम की जो सुसाइड थ्योरी है उसको हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे। आपको पता है हर बार पेपर में आने वाला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है जो एनटीए पूछता है, चाहे वो सुसाइड थ्योरी के बारे के टाइप्स हो, चाहे उनके फीचर्स के बारे में हो, चाहे उनकी मेथोडोलॉजी के बारे में है। तो भी आज की पूरी क्लास किस पर होगी? आज की पूरी क्लास होगी हमारी सुसाइड थ्योरी पर, आत्महत्या के सिद्धांत पर। और आज हम साथ में ये भी जानेंगे भाई कौन से विचारक थे, किसने कब क्या कैसे किन चीजों को बताया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यस, इमाइल दुर्खिम की थ्योरी पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज की क्लास में हमारा ओवरऑल डिस्कशन किन टॉपिक्स पर रहेगा। सबसे पहले हम जानेंगे थोड़ा बहुत जानेंगे इमाइल दुर्खिम के लाइफ स्केच के बारे में। ठीक है, देन हम जानेंगे भाई सुसाइड का इन जनरल मीनिंग क्या होता है, क्या मतलब होता है आत्महत्या का जब हम नॉर्मली बात करते हैं, क्या फर्क है एक सोशियोलॉजिस्ट की व्यू पॉइंट में और एक जर्नल थ्योरी के व्यू पॉइंट में। ठीक है, पुरानी थ्योरीज जो थी हमारे पास सुसाइड की वो क्या कहती थी। ठीक है, तो चलो अगर पुरानी थ्योरी ने कुछ कहा तो उसके बदले में आत्महत्या के सिद्धांत पर इमाइल दुर्खिम ने कैसे, कहां, किन फैक्ट के साथ, किन तरीकों से सुसाइड को स्टडी किया, कैसे उन्होंने कहा कि जो आत्महत्या होती है वो व्यक्तिगत नहीं बल्कि एक सामाजिक घटना है। और ये सब जानने के अलावा हम ये भी जानेंगे कि भाई जो आत्महत्या का उन्होंने सिद्धांत दिया था उसके क्रिटिक में कितने लोगों ने बोला, कितने लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया, भाई तुम्हारी थ्योरी अच्छी है, बहुत और टाइप्स दिए, लेकिन कितनों ने कहा कि उनकी थ्योरीज में प्रॉब्लम्स है। ठीक है, हर एक चीज को, हर एक टाइप को बहुत ही ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सुसाइड। यस, चलिए देखते हैं आज के बारे में। ठीक है, सबसे पहले मैंने कहा था इमाइल दुर्खिम का थोड़ा बहुत लाइफ स्केच, डोंट वरी, अच्छे से पढ़ाऊंगी इनको। पहले आ गया भाई, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, आपको पता है जो इमाइल दुर्खिम है, ये चीज माइंड में रखना कि एक प्रकारवादी विचारक है। कौन है? एक प्रकारवादी विचारक है। उनका जन्म कहाँ हुआ? उनका जन्म फ्रांस में हुआ था 1858 में। बहुत बार एग्जाम में ये पूछ लेते हैं कि उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो कौन से टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं। 1858 फ्रांस में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, और उनकी डेथ कब हुई थी? उनकी डेथ 1917 में हुई थी। याद रखना, उन्होंने साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो किया था। वो एक फंक्शनलिस्ट थे, एक प्रकारवादी थे। ठीक है, उनकी मैक्सिमम स्टडी कहाँ हुई थी? मैक्सिमम स्टडी हुई थी बॉर्डिक्स में। याद रखना, डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, सुसाइड हो गया, इन पर बहुत सारा उन्होंने काम किया था। रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड हो गया, मॉरल एजुकेशन हो गया, हर चीज को हम ध्यान से जैसे पढ़ते हैं इसको भी पूरे मन से, पूरे फोकस से, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, यस, कब हुआ था? 1858 एपिनो फ्रांस में हुआ था और 1917 में उनकी डेथ हुई थी। उनका जो फेमस पीएचडी का वर्क था, याद रखना। अब जब एग्जाम के लिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको ध्यान रखनी है। भाई ऐसे तो हमें पता होता है कि कौन से थिंकर ने कौन सी बुक दे रखी है, बट आपने बच्चों ये भी ध्यान रखना है कि उनकी बुक का ईयर क्या था। दैट इज डिवीजन ऑफ लेबर कब आई थी? 1893। क्या था ये इनका प्रॉपरली, जहां ये हम इनकी एज अ बुक पढ़ते हैं वहां पर ये भी ध्यान रखो कि ये उनका पीएचडी का वर्क भी था। आपसे पूछ लेंगे इस चीजों को एज इट एज पेपर में कि उनका पीएचडी का वर्क क्या था। आपको पता है इमाइल दुर्खिम हमारे क्लासिकल थिंकर में मोस्ट पर आते हैं। उनकी कुछ थ्योरीज हैं जो सबसे ज्यादा पॉपुलर मानी जाती है। ठीक है, तो पीएचडी वर्क इनका याद रखना। अब आ जाते हैं भाई, जब मैंने कहा है कि इमाइल दुर्खिम हमारे प्रकारवादी हैं तो थोड़ा बहुत उसको रिवाइज करना जरूरी है। आपको पता है हम हर बार इन चीजों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिवाइज करते हैं। ठीक है, चलिए, फंक्शनलिज्म क्या मतलब क्या होता है? प्रकारवाद का मतलब क्या होता है? प्रकार का मतलब इन जनरल हम बात करें तो ये होता है कि हम ये कह रहे हैं कि इसके कुछ पॉजिटिव चीजें हैं,
कीप इन माइंड, हमेशा माइंड में चीज ध्यान रखना कि प्रकार्यवादी हमेशा ये बोलते हैं कि इनका समाज में कुछ पॉजिटिव योगदान है, उनको कुछ भी समाज में बुराइयां नहीं दिखती, उन्हें लगता है जो भी हो रहा है, जो भी समाज की इकाई है, जो भी समाज का अंग है, उन सब का कुछ पॉजिटिव योगदान है, तब वो समाज में है। इसीलिए उन्होंने आत्महत्या को क्या कहा था, आत्महत्या को एक नॉर्मल सोशल फैक्ट कहा था। उन्होंने कहा था कि आत्महत्या कहीं ना कहीं सामान्य है, ठीक है, लेकिन जब हमारी चीजें आगे रेगुलेशन में पढ़ेंगे हम कि रेगुलेशन ज्यादा होता है, इंटीग्रेशन होता है, तो वो चीजें खराब हो जाती है। लेकिन कीप इन माइंड, प्रकार्यवादी क्या है, प्रकार्यवादी क्या बोलते हैं भाई, जो ऑल, जैसे हमारी बॉडी होती है, हर इकाई का कुछ ना कुछ फंक्शन है, लंग्स हो, हार्ट हो, ब्रेन हो, वैसे ही समाज की जो हर इकाई होती है वो भी इसी तरह है, उसका भी प्रॉपर एक फंक्शन है जो समाज में योगदान देता है। बस कीप इन माइंड, इतनी सी बात याद रखनी है कि प्रकार्यवादी ये बोलते हैं कि हर इकाई जो है वो पॉजिटिव काम के लिए ही है, किसी का भी कोई भी नेगेटिव फंक्शन नहीं है। समझ में आ गया है? यस। आगे देख लेते हैं, ठीक है, इन चीजों को ध्यान रखना। देखो यहाँ पर भी लिखा है कि कार्यात्मकता यह विचार है कि समाज एक मशीन या शरीर की तरह काम करता है, जैसे कि स्कूल, परिवार, सरकार सुचारू रूप से मिलकर हमारे समाज में योगदान देते हैं। ठीक है, यस। एग्जाम्पल की हम बात करें, आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे यहाँ पे दिया है, परिवार मूल्यों को सिखाता है और बच्चों की परवरिश करता है, शिक्षा लोगों को सिखाने, नौकरी खोजने में हेल्प करती है, कानून समाज में व्यवस्था बनाती है। इसलिए फंक्शनलिज्म वालों का मानना है कि हर चीज का एक मोटिव है पर्टिकुलर, जिसके लिए वो है। अगर मोटिव नहीं होता तो वो समाज में एग्जिस्ट ही नहीं करती। समझ में आ गया? कभी भी मत भूलना। ओके, यस। अब आ जाओ इन चीजों पर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई, आत्महत्या। हमारा आज का जो मेन टॉपिक है, सुसाइड के बारे में दुर्खिम के क्या विचार थे, उनके क्रिटिक्स के क्या विचार थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अपन क्या करेंगे, जैसे हम YouTube पे करते हैं वैसे ही हम हमेशा की तरह कैसे करेंगे, 360 डिग्री के एनालिसिस से। यस, हाँ जी। सबसे पहले अगर हम इन जनरल बात करें तो सुसाइड का मतलब एटोमोलॉजिकली वाइज क्या होता है, कि वर्ड कहां से आता है, क्यों इसको बोलते हैं, तो ध्यान रखना, द वर्ड सुसाइड कम फ्रॉम द लैटिन रूट। ठीक है, कहां से आता है, अपन को जड़ से पढ़ना है चीजों को, ठीक है। लैटिन वर्ड से लिया गया है, ठीक है, सुसाइड वर्ड। इसमें सुई का मतलब होता है वन सेल्फ। आपको पता है, आपने इमाइल दुर्खिम का मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था आपको सुई जनरलिस के बारे में, उसी तरह है ये, ठीक है। सुई का मतलब क्या होता है, वहां पर भी क्या मतलब था, वन सेल्फ। और कैडियर का मतलब क्या होता है, टू किल, मतलब अपने आप को किल करना, ठीक है, ठीक है, अपने आप से अपने आप को किल करना, ऑफ वन सेल्फ टू किल। इस चीज को याद रखना, ठीक है। लिटरली मीन टू किल वन सेल्फ। ओके, 17वीं सेंचुरी में ये वर्ड आया था, लैटिन से आया है। आत्महत्या स्वयं का मारना, यानी कि खुद को मारना लिटरल मीनिंग होता है सुसाइड का। अगर हम जनरल बात करें कि सुसाइड जब कर लेते हैं मतलब अपने आप को हानि देना। और अब ये जानते हैं भाई, चलो हमने ये बोल लिया कि एक शाब्दिक अर्थ सुसाइड का ये होता है, लेकिन अब ये जानते हैं जो हमारे इमाइल दुर्खिम जी थे उन्होंने क्या कहा। भाई उन्होंने ये कहा, एज इट एज पेपर में आता है, द टर्म सुसाइड इज अप्लाइड टू ऑल केसेस ऑफ डेथ resulting directly or indirectly from a positive or negative act of the victim himself which he knows will produce this result। मतलब एक व्यक्ति के द्वारा एक ऐसा कार्य करना जिसका परिणाम पॉजिटिव, नकारात्मक, पॉजिटिव या सकारात्मक या नकारात्मक रूप से ऐसा कार्य करना जिसका परिणाम वो जानता है कि उसकी जान खत्म होने में है। ठीक है, कि आत्महत्या शब्द मृत्यु के सभी मामलों पर लागू होता है जिसके परिणाम स्वरूप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पीड़ित के सकारात्मक या नकारात्मक कार्य होते हैं, जिससे वह जानता है कि इसका परिणाम क्या होगा। वो जानता है भाई अगर मैं ये काम करूंगा तो इससे मेरी मौत हो जाएगी। ठीक है, सुसाइड की थ्योरी को मतलब बेस्ट थ्योरी मानते हैं इमाइल दुर्खिम की। उनका जो कंट्रीब्यूशन था, उनका जो विचार था वो बहुत ही ज्यादा सराहनीय है। तो चीजों को जैसे समझोगे तो रिलेट कर पाओगे कि आपके आसपास तो नहीं ऐसी चीजें हैं। ठीक है, उनका एक मौलिक कार्य है जो दर्शाता है कि आत्महत्या की दरों और प्रकारों को कैसे चीजें प्रभावित करती है। ठीक है,
अब चलो हमने ये जान लिया कि इमाइल दुर्खिम कौन थे, उनकी अप्रोच क्या थी, सुसाइड का लिटरल मीनिंग क्या होता है, दुर्खिम ने क्या मीनिंग दिया है, वो सब हम जान चुके हैं। लेकिन अब जानना है, दुर्खिम ने सोचा कि भाई अगर मैं चीजें बता रहा हूं या उससे पहले कौन सी थ्योरीज थी, उन्होंने क्या देखा कि समाज में जिस टाइम वो सिद्धांत डेवलप करने का सोच रहे थे उस वक्त कौन सी थ्योरीज थी। तो पहली थ्योरी साइकोलॉजिकल थ्योरी। साइकोलॉजिकली आप सभी लोग जानते हैं, हम तब कहते हैं जब हम ये बोलते हैं कि भाई डिप्रेशन है, एंग्जाइटी थी, खुद के लिए ये फीलिंग्स थी, होपलेसनेस थी, ये चीजें हैं जो कहीं ना कहीं सुसाइड करने पर मजबूर करती है। एक साइकोलॉजिस्ट यही कहते हैं सुसाइड के बारे में, जो एक व्यक्तिगत घटना है। ये कहा ना कि खुद को मारना, खुद का डिसीजन, खुद के रिजल्ट, ठीक है, उसकी वजह से खुद को मारना किसने बोला, साइकोलॉजिकल में आता है। लेकिन जियोग्राफिकल थ्योरी भी है, याद रखना। जियोग्राफिकल थ्योरी ये बोलती थी कि भाई एक मौसम होता है, एक सीजन होता है जहां पर सुसाइड रेट ज्यादा होते हैं। जैसे उन्होंने कहा, पहले की थ्योरीज हमारे पास क्या बोलती थी, वो बोलती थी जो आपका ये मार्च अप्रैल से लेके सितंबर का महीना होता है ना, इस टाइम सुसाइड रेट ज्यादा होता है, जबकि दिसंबर से लेके आपके अप्रैल तक, मार्च तक सुसाइड कम होती है। तो भाई उन्होंने कहा भी कोई ज्योग्राफिकल रीजन नहीं है, एरिया का कोई मौसम से कुछ ऐसी वो नहीं आ रही है किरणें जो तुम्हें लग रहा है सुसाइड ये इस वजह से हो रही है। उन्होंने कहा भी जनरल सी बात है, जो हमारा दिसंबर से लेके मार्च तक का टाइम होता है उस वक्त ठंड होती है, सीजनल टाइम होता है, फंक्शंस आते हैं, मैरिजेस होती हैं, ठीक है, आपके बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, ठीक है, क्रिसमस हो गया, दिवाली हो गया, तो उस टाइम पर सुसाइड रेट कम होना जनरल सी बात है, उसके पीछे कोई ज्योग्राफी का रीजन नहीं है, ठीक है। याद रखना इन चीजों को। साइकोलॉजिकल था और ज्योग्राफिकल थ्योरी किस पर थी, सुसाइड पर थी। किससे पहले, दुर्खिम से पहले। इसको क्रिटिसाइज करके, इसको कहीं ना कहीं नकार के आपके जो दुर्खिम है वो आगे बढ़ते। उन्होंने कहा भी चलो ठीक है, कुछ तरह पर, कुछ पॉइंट पर आप बोल सकते हो कि आप सही हो, लेकिन ये मेन कॉज नहीं है। उन्होंने कहा कि एक पॉइंट हो सकता है ये आपके सुसाइड करने का, किसी व्यक्ति के साइकोलॉजिकल रीजन हो सकता है कि वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो, उसके ऊपर स्ट्रेस हो, एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, लोनलीनेस हो सकता है एक रीजन। ज्योग्राफिकल थ्योरी के बारे में भी उसने ये बोला कि हो सकता है, हाँ एनवायरमेंट है, फेस्टिवल सीजन है, हो सकता है, लेकिन मेन रीजन नहीं है, मेन जड़ तो कुछ और ही है। उसकी बात दुर्खिम आगे समझाएंगे आपको, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखो। उन्होंने देखो यहाँ भी यही कहा कि क्षेत्रीय और पर्यावरणीय प्रभाव पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि आत्महत्या की दर क्षेत्र और पर्यावरण द्वारा भिन्न होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये देखा गया कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में आत्महत्या की दर ज्यादा थी। उन्होंने एरिया वाइज भी बोल दिया, ठीक है, और जलवायु वाइज भी बोल दिया कि गर्मियों में ज्यादा सुसाइड होती है, सर्दियों में कम होती है। याद रखना इन चीजों को, ठीक है। कौन बोलता है, ये हमारी ज्योग्राफिकल थ्योरीज बोलती है, ये हमारी। और नेक्स्ट चीज कौन बोलती है, साइकोलॉजिकल सिद्धांत। भाई मेंटल इलनेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये रीजन होता है, होपलेसनेस होना, डिस्पेयर होना, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं, भाई चलो दुर्खिम ने तो बोला नहीं कि ये साइकोलॉजिकल थ्योरी, उन्होंने तो बोला नहीं कि ये भौगोलिक सिद्धांत है, उन्होंने ये बोला, भाई सीधी सी बात समझ लो कि जो आत्महत्या है ना वो एक सामाजिक तथ्य है। क्या है, एक सोशल फैक्ट है, मतलब समाज जिम्मेवार है। तुम सिर्फ जलवायु को मेन रीजन नहीं बोल सकते हो, मनोवैज्ञानिक को, मनोविज्ञान को, या आपका जो आपकी मेंटल इलनेस होती है उसको रीजन नहीं बोल सकते हो। इसके अलावा हमारा सामाजिक तथ्य सबसे बड़ा रीजन है। हमारा समाज कहीं ना कहीं चीजों के लिए रीजन माना जाता है, ठीक है। तो भी ध्यान से देखो उन्होंने क्या डेफिनेशन बोली थी। सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए कि अगर सुसाइड को एज ए सोशल फैक्ट माना है तो भाई क्वेश्चनिंग आती है ना माइंड में कि सामाजिक फैक्ट का लिटरल मीनिंग क्या होता है। सामाजिक फैक्ट का जनरल मीनिंग क्या होता है कि द वे ऑफ एक्टिंग, थिंकिंग और फीलिंग external to individual and endowed with the power of coercion by reason of which they control him. Keep in mind, उन्होंने बोला था रियलिटी जो होती है आपकी जिंदगी होती है और सारे तथ्य क्या होते हैं, ठीक है, हमारे बोलने के, हमारे एक्ट करने के तरीके हैं। कीप इन माइंड, सोचने के, एक्ट करने के, सारी चीजें किस में आती है, किसने कहा था, दुर्खिम ने कहा था। किसके बारे में, आत्महत्या के सिद्धांत के कॉन्टेक्स्ट में सामाजिक फैक्ट को। उन्होंने कहा कि जो हमारी आत्महत्या वो एक सामाजिक फैक्ट है, एक सामाजिक तथ्य है। अब जरा सामाजिक फैक्ट का नाम आया था, हल्की हल्की इन चीजों के बारे में जानना जरूरी है। ये मैंने अलग से भी पढ़ाया है आपको, लेकिन अभी थोड़ा बहुत रिवीजन भी जरूरी है।
एक्सटर्नलिटी, कंस्ट्रेंट, इंडिपेंडेंस और जनरलिटी, ये 4 फीचर होते हैं किसके? सामाजिक फैक्ट के। माइंड में रखो, बाहरीता, प्रतिबंध, स्वतंत्रता और व्यापकता, ये सबसे जरूरी चीजें हैं किसके बारे में? सामाजिक तथ्य के बारे में। ठीक है, उन्होंने कहा था भाई जो समाज आपकी आत्महत्या है, आत्महत्या कैसी है? नॉर्मल है कि पैथोलॉजिकल है? नॉर्मल का मतलब ये होता है जो सामान्य सामाजिक तथ्य होते हैं, और पैथोलॉजिकल का मतलब वो होता है कि जो व्याधिकीय होते हैं, जो समाज में प्रॉब्लम लाते हैं। तो याद रखना इस चीज को कि दुर्खीम ने आत्महत्या को क्या बोला था? एक नॉर्मल सोशल फैक्ट। क्या कहा था? एक नॉर्मल सोशल फैक्ट कहा था। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं भाई आत्महत्या के सिद्धांत की जब बात की दुर्खीम ने कहा कि ये मीनिंग होता है, उसने कहा कि इस थ्योरी को क्रिटिसाइज कर लेते हैं। लेकिन अब ये बात आती है भी उन्होंने फिर क्या तरीके यूज किए थे, कौन सी मेथोडोलॉजी उन्होंने अपनी यूज की थी। तो पहली चीज उन्होंने कॉनकॉमिनेंट मेथड यूज किया था। क्या किया था? कॉनकॉमिनेंट मेथड यूज किया था। कीप इन माइंड, इंडक्टिव मेथड प्रयोग किया था। ये सब चीजें मैं आपको रिसर्च में पढ़ाती हूँ। ऑब्जेक्टिव मेथड का प्रयोग किया था, कंपैरेटिव मेथड का प्रयोग किया था, मल्टीवेरिएट एनालिसिस सोशल फैक्ट, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, केस स्टडी, हिस्टोरिकल मेथड, फंक्शनल एनालिसिस, टेक्स्ट एनालिसिस और ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, यानी कि आधिकारिक आंकड़े, पाठ विश्लेषण, कार्यात्मक विश्लेषण, ऐतिहासिक विधि, केस स्टडी, सांख्यिकी विधि, सामाजिक तथ्यों का विश्लेषण, तुलनात्मक विधि, बहुभिन्नता रूपी, वस्तुनिष्ठता और सहवर्ती। याद रखें ये सारे मेथड थे जो आपके दुर्खीम ने यूज किए थे। किसमें? आत्महत्या के सिद्धांत में। इनको यूज करके उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी थ्योरी को आगे बढ़ाया था, उनको साइंटिफिक बनाने का पूरा प्रयास किया था। ठीक है, अब भाई याद रख लेना कि इनका मतलब क्या होता है, आपको पता है ये बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ये आता है कि कॉनकॉमिनेंट मेथड का मतलब क्या होता है। कीप इन माइंड, कॉनकॉमिनेंट मेथड का मतलब क्या होता है? रेफर्स टू द फैक्टर दैट ऑकर अलोंगसाइड सुसाइड। भाई कौन से फैक्टर थे जो से कहीं ना कहीं जुड़े हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? जब हम इंपेरिकल की बात करते हैं, अनबाइस्ड की बात करते हैं, ठीक है, जो अलोंग साइड है इसके कॉनकॉमिनेंट में। कंपैरेटिव मेथड की बात करते हैं, तुलनात्मक रूप से चीजों का अध्ययन करते हैं। मल्टीवेरिएट का मतलब क्या होता है? मल्टीपल सोशल, इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सुसाइड। किसने कहा था? दुर्खीम ने कहा था। ठीक है, यस। नेक्स्ट हमारे पास हो जाता है, इसके अलावा डेमोग्राफिक डाटा का यूज किया था। क्या किया था? जनसांख्यिकी डाटा का यूज किया था। एटियोलॉजिकल दृश्य का प्रयोग किया था। एटियोलॉजिकल व्यू था उनका। एकत्रीकरण का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ एग्रीगेशन, डायनामोजेनिक क्वालिटी ऑफ रिलीजियस बिलीफ एंड डाटा फ्रॉम 11 कंट्रीज। कीप इन माइंड, ये सारी चीजें याद रखना। इन सारी चीजों पर किसने काम किया था? दुर्खीम ने इन सभी मेथड्स को, इन सभी व्यूज को अपने आत्महत्या के सिद्धांत में इंक्लूड किया था। ठीक है, डेमोग्राफिक डाटा का मतलब क्या होता है? उसका मतलब नॉर्मल सी बात है, उसमें हम जेंडर हो गया, एज हो गया, सोशल क्लास हो गया, इन चीजों को कहीं ना कहीं इंक्लूड करते हैं। ठीक है, इटियोलॉजिकल व्यू, इसका मतलब ये है कि दुर्खीम फोकस ऑन, ध्यान से देखना, सोशल क्लास, सोसाइटी रेदर देन जस्ट इंडिविजुअल फैक्टर। उन्होंने कहा था भाई सोशल कॉज है ये, ठीक है, सिर्फ इंडिविजुअल फैक्टर नहीं है। उन्होंने कहा था सोशल इंटीग्रेशन, how connected people are and social regulation who control their lives impact suicide rate. keep in mind, उन्होंने दो चीजों की बात की थी, सामाजिक इंटीग्रेशन, ठीक है, एकत्रीकरण, और दूसरा आपका हो गया सोशल रेगुलेशन। ठीक है, ये दो शब्द हैं जो सबसे ज्यादा मेन होते हैं किसमें? सोसाइटी की, उनके थ्योरी के टाइप्स में। ठीक है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि लोग आपस में कनेक्टेड कैसे हैं, और रेगुलेशन का मतलब क्या है कि हाउ कंट्रोल्ड देयर लाइव्स आर। ठीक है, उनकी लाइफ कैसे कंट्रोल हो रही है, कैसे उन चीजों को किया जा रहा है। यस,
कोफिशिएंट ऑफ एग्रीगेशन, इसका मतलब होता है उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सोसाइटी इज ऑफन क्लस्टर्ड इन स्पेसिफिक रीजन्स और कम्युनिटीज, ठीक है। डायनोमोजेनिक क्वालिटी ऑफ रिलीजियस बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है। दुर्खीम बिलीव्ड रिलीजियस बिलीफ हैड अ पावरफुल रोल इन प्रिवेंटिंग सुसाइड बाय प्रोवाइडिंग सोशल कोहेशन एंड सेंस ऑफ पर्पस, ठीक है। पहला है जनसंख्या की डाटा, दूसरा है एटियोलॉजिकल व्यू, यानी कि दुर्खीम ने केवल व्यक्तिगत कारकों की बजाय सामाजिक कारकों पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि दो मेन चीजें होती हैं, एक आपका हो गया सामाजिक एकीकरण और दूसरा हो गया सामाजिक विनियमन, ठीक है। ये दो चीजें होती हैं जो सोसाइटी को प्रभाव डालती हैं, ठीक है। धार्मिक विश्वासों की डायनामोजेनिक गुणवत्ता, उनका मानना था कि सामाजिक सामंजस्य और उद्देश्य की भावना प्रदान करके आत्महत्या को रोकने में धार्मिक विश्वास की एक शक्तिशाली भूमिका थी। आपको याद है मैंने बताया था कि जो धर्म है, धर्म को प्रकार्यवादी भी देखते हैं। उन्होंने कहा कि धर्म का एक पॉजिटिव काम होता है, एक प्रकार्य आपका रोल माना जाता है। यहाँ भी मैंने बताया कि प्रोवाइडिंग सोशल कोहेशन एंड सेंस ऑफ पर्पस, किससे? रिलीजियस बिलीफ से, ठीक है। और 11 देशों का अध्ययन, भाई याद रखना एज ए टेस्ट पूछा जाता है कि 10 देश नहीं थे, दैट वाज 11 कंट्रीज थी जहां की दुर्खीम ने स्टडी की थी। आपको समझ में आया जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई? चलो एक बार फटाफट रिकॉल करते हैं क्या क्या हमने पढ़ा है। हमने पढ़ा है भाई मीनिंग, सुसाइड का एटोमोलॉजिकली मीनिंग क्या होता है, ठीक है। सुई और कैडर से मिला है, टू वन सेल्फ, और क्या होता है दूसरे का किल करना। फिर हमने पढ़ा भाई दुर्खीम ने इसके ऊपर क्या बोला, ठीक है। दुर्खीम ने इसके ऊपर क्या बोला? उन्होंने भाई ये बोला कि जो आत्महत्या क्या होती है, आत्महत्या ये होती है जिसका रिजल्ट यू नो वेरी वेल, जो मरने जा रहा है उसको पता है कि मैं मरने जा रहा हूं, उसको पता है कि मैं, वो कहते हैं ना बैल के आगे सिर मार, ठीक है, अपनी कुल्हाड़ी पर पांव मार, वही बात है कि आपको पता है इसका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, उन्होंने कहा कि हमारे तथ्य क्या है। उन्होंने कहा जो सुसाइड है वो सोशल फैक्ट है, ना कि इंडिविजुअल फैक्ट है। इसके लिए उन्होंने जियोग्राफिकल थ्योरी और साइकोलॉजिकल थ्योरी, इन दोनों को क्रिटिसाइज किया। भी उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत तथ्य नहीं है। हाँ, ये माना कि इंसान खुद करता है, वो हम मान सकते हैं, लेकिन सोसाइटी उसके लिए जिम्मेवार है। किसने कहा था? दुर्खीम ने कहा था। इसके अलावा हमने पढ़ा भी उनकी जो मेथोडोलॉजी है, उन्होंने जो जो तरीके यूज किए थे अपनी सोसाइटी की थ्योरी में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें। चलिए अब आ जाते हैं सोशल करंट में। सोशल करंट क्या होते हैं, ध्यान से देखना इन चीजों को, एज पूछी जाती है ये चीजें। Collective emotions and trends shaping individual behavior and societal norms distinct from but related to social fact, emphasizing the dynamic and fluid aspect of social influence। सामाजिक धाराएं क्या होती है? देखो, व्यक्तिगत व्यवहार और सामाजिक मानदंडों को आकार देने वाली सामूहिक भावनाएं। पहला वर्ड क्या है? कलेक्टिव इमोशंस है ये आपके, और रुझान, और क्या है? ट्रेंड्स हैं। पहली चीज याद रखना कि अगर पेपर में आ जाए तो कीप इन माइंड, कलेक्टिव ट्रेंड होते हैं, कलेक्टिव इमोशंस होते हैं, सामाजिक तथ्यों से अलग लेकिन संबंधित सामाजिक प्रभाव के गतिशील और तरल पहलुओं पर जोर देते हैं। कीप इन माइंड, करंट्स क्या होते हैं? जो ट्रेंड्स में होते हैं आपके कलेक्टिव ट्रेंड्स होते हैं, कलेक्टिव इमोशंस होते हैं। उन्होंने कहा दो तरह की चीजें हैं, एक कलेक्टिव में क्या चीजें होंगी? दो ही चीजें होंगी, एक होगा आपका रेगुलेशन और एक होगा आपका इंटीग्रेशन। ये दो क्या हैं? ये दो हैं आपके सोशल करंट्स आ जाते हैं। दोनों क्या है? ये कलेक्टिव इमोशंस ही है ना, सभी के इमोशंस इससे जुड़े हैं ना, या तो रेगुलेशन में होंगे या तो इंटीग्रेशन में होंगे। तो कीप इन माइंड, उन्होंने टाइप्स ऑफ सुसाइड की जब हम बात करते हैं, उसके जो दो बेसिस बताए थे कि वो आपस में कैसे जुड़े हैं और वो कैसे कंट्रोल होते हैं, वो क्या थे आपके? मेनली क्या थे? सोशल करंट्स थे, ठीक है। इस चीज को एज इट इज माइंड में याद रख लेना। हाँ जी, अब जरा इस चार्ट पर फोकस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे समझे बिना आप आगे टाइप्स बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे अगर आपने इस चीज को ध्यान से नहीं समझा। तो उन्होंने कहा दो चीजें होती हैं, एक होता है रेगुलेशन, एक होता है इंटीग्रेशन। रेगुलेशन के बेस पर देखो, कीप इन माइंड, उन्होंने 4 तरह के सुसाइड के टाइप्स दिए थे।
ठीक है, इगोइस्टिक हो गया, अल्ट्रुइस्टिक हो गया, एनोमिक हो गया और फैटलिस्टिक हो गया। ठीक है, इन दो चीजों को बहुत ध्यान से समझ लेना। ठीक है, अब उन्होंने कहा जो एनोमिक है, ठीक है, और जो आपकी फैटलिस्टिक है, देखो ध्यान से देखो, सोशल इंटीग्रेशन पर दो होती है, इगोइस्टिक और अल्ट्रुइस्टिक। ठीक है, इगोइस्टिक और अल्ट्रुइस्टिक किसके बेस पर? इंटीग्रेशन के बेस पर, जहां पर इगोइस्टिक में इंटीग्रेशन आपका बिल्कुल लो होता है, ठीक है, और अल्ट्रुइस्टिक में बिल्कुल हाई होता है। डोंट वरी, अभी इन चीजों को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही डिटेल में समझेंगे। वहीं पर रेगुलेशन की जब हम बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि एनोमिक और फैटलिस्टिक जो दो टाइप्स हैं, वहां पर मोरल रेगुलेशन के बेस पर सुसाइड होती है। ठीक है, एनोमिक में बहुत कम होगा और फैटलिस्टिक में बहुत ज्यादा होगा। कीप इन माइंड, उन्होंने एक चीज और कही थी कि देयर इज नो सोसाइटीज इन विच सुसाइड डज नॉट ऑकर। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई देश नहीं है, ऐसा कोई समाज नहीं है जहां आत्महत्या ना होती हो। लेकिन उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जब वो बैलेंस में है, जब आपका सोशल जो करंट है, आपके इंटीग्रेशन हो गया, रेगुलेशन हो गया, जब वो बैलेंस में है तो समाज में क्या होगा? ठीक है, सुसाइड नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपका रेगुलेशन और आपका इंटीग्रेशन ज्यादा हो गया, बहुत कम हो गया, ठीक है, इक्विलिब्रियम से नीचे हो गया, तो सुसाइड होता है। कीप इन माइंड, इसको चार्ट के थ्रू समझते हैं। हमने सबसे पहले दुर्खीम के अकॉर्डिंग समझा कि सोशल करंट्स होते हैं, यानी कि हमारे कुछ कलेक्टिव इमोशंस होते हैं। ठीक है, वो कलेक्टिव इमोशंस क्या होते हैं? वो होते हैं आपके रेगुलेशन और इंटीग्रेशन। तो दुर्खीम ने ये कहा कि अगर आपका नियमन और आपका एकीकरण, नियमन और एकीकरण सही है, नियमन और एकीकरण जो है बैलेंस्ड में है, क्या है? बैलेंस्ड है, तो सुसाइड नहीं होगी। लेकिन अगर जितना ही ऊपर चला गया, बहुत कम हो गया, टू हाई हो गया, टू लो हो गया, तभी समाज में सुसाइड होती है। ठीक है, और उन्होंने कहा कि नॉर्मल रेट सुसाइड होना एक सीमा तक होना, ठीक है, ऐसा कोई समाज नहीं है जहां पर सुसाइड नहीं होती, सुसाइड नहीं हैपन होती। लेकिन जब ज्यादा होता है या तो जब बहुत कम होता है, तभी सुसाइड होती है। ठीक है, यस, बैलेंस रहता है। जब जब बैलेंस होगा इन दोनों के बीच में तो समाज सही है। ठीक है, लेकिन जब बैलेंस नहीं है इन दोनों में, तभी आपका सुसाइड होता है। ठीक है, इन चीजों को याद रखना, लिंक करके पढ़ो। करंट्स आते हैं, फैक्ट आते हैं, फिर आपके बेसिस आते हैं, देन वी विल गो फॉर टाइप्स। ठीक है, चलिए उससे पहले फटाफट ये जान लो, दुर्खीम ने 11 कंट्रीज को स्टडी किया था। मैंने बताया आपको पहले कौन कौन सी थी? फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, इटली, स्पेन, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, रशिया। ये 11 कंट्रीज थी जहां पर उन्होंने स्टडी किया था। कैसा किया था? कंपैरेटिव स्टडीज की थी। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हमारा मेन, सबसे बड़ा जो हमारा मेन पॉइंट है इस थ्योरी का, वो क्या है? सुसाइड के टाइप, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे जरूरी कंटेंट है ये। इन चीजों को ध्यान रखना। उन्होंने बोला भाई हमारे समाज में, उन्होंने इतना अध्ययन किया, देखो हम कितनी लंबी जर्नी से आए, हमने मीनिंग देखा, हमने एटमोलॉजी देखी, हमने डेफिनेशन देखी, हमने पुराने व्यूज देखे, हमने मेथोडोलॉजी देखी, हमने उनका अप्रोच देखा, करंट्स, फैक्ट, इन सबको देखा। अभी हम देखते हैं भाई इनसे हमें क्या समझ में आया। इनसे हमें समझ में आता है, इनके बाद हम अगले चरण पर ये पहुंचते हैं कि भाई 4 तरह की सुसाइड होती है। उन्होंने कहा भी कोई भी इंसान अगर मरेगा ना, तो इन 4 तरीकों में से ही कोई एक तरीका होगा, कोई और नया तरीका नहीं होगा, कोई और इसी टाइप से बाहर कोई और टाइप नहीं होगा जिसकी वजह से इंसान सुसाइड करता है। यही 4 रीजन होते हैं। इगोइस्टिक यानी कि अहमवादी, ठीक है, अल्ट्रुइस्टिक यानी कि परार्थवादी, एनोमिक यानी कि, ठीक है, अहमवादी हो गया आपका इगोइस्टिक। ये तब होती है जब प्रतिमानहीनता होती है। ठीक है, और 4th है फैटलिस्टिक यानी कि भाग्यवादी। ये 4 तरीके हैं, पहले ये समझ लो भाई। अगर कोई भी इंसान, बस इतना तो ध्यान रखो अभी कि कोई भी इंसान मरेगा ना, तो इन 4 तरीकों में से कोई एक तरीका होगा, इससे बाहर नहीं होगा। उन्होंने कहा था जो शुरू के आपके होते हैं ना, इगोइस्टिक
और अल्ट्रुइस्टिक, ये दो आपके किसके बेस पर होते हैं, कीप इन माइंड, इंटीग्रेशन के बेस पर। और एनोमिक और फेडरलिस्टिक किसके बेस पर होते हैं, रेगुलेशन के बेस पर। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। इसे आप EJAL करके याद कर सकते हो और इसे आप ANFA करके याद कर सकते हो, किसके बेस पर है। चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपने माइंड में बिठा लेनी है। जब हमने बात की अहमवादी, ठीक है, अहमवादी की, एनोमिक की, परार्थवादी की, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और भाग्यवादी की। तो हमने ये भी पढ़ा कि भाग्यवादी में जो रेगुलेशन होता है बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, इसमें बहुत कम होता है। इगोइस्टिक में इंटीग्रेशन जो बॉन्ड होते हैं वो कम होते हैं, और अल्ट्रुइस्टिक में बॉन्ड ज्यादा होते हैं। लेकिन एक और चीज है जो आपने याद रखनी है, वो ये, जो भाग्यवादी सुसाइड है और अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड है, यानी कि भाग्यवादी, ध्यान रखना, फैटलिस्टिक और अल्ट्रुइस्टिक, ये दोनों सुसाइड कहां पाई जाती है, प्री इंडस्ट्रियल समाजों में। देखो सबसे पहले ये फैक्ट याद रख लो, उसके बाद ये चीज समझ में आएगी आपको। प्री इंडस्ट्रियल में पाए जाते हैं, और उसके बाद आपकी होगी जैसे ईगोइस्टिक और एनोमिक, ये आपके इंडस्ट्रियल समाजों में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, नेट में पूछ लेते हैं कई बार कि सुसाइड का कौन सा टाइप है, कौन से दो टाइप हैं जो इंडस्ट्रियल में होंगे, या कौन से दो टाइप हैं जो आपके प्री इंडस्ट्रियल में देखे जाएंगे। समझ में आ गया, हाँ जी भाई। चलो अब आ जाते हैं हमारे मेन चीजों पर, सबसे एक एक करके समझेंगे हमारे सुसाइड के टाइप्स पर, ठीक है। पहला है ईगोइस्टिक सुसाइड, यानी कि ईगो में आकर उन्हें लगता है कि हमारे दुनिया में कोई नहीं है, ठीक है, हम बिल्कुल अकेले हैं, हमारे साथ कोई नहीं है, हम लोनली हैं, ठीक है। जब उनका जो व्यू पॉइंट है वो दुनिया से मैच नहीं करता, ठीक है, देखो उसमें ईगो है, वो अकेला फील करता है, ठीक है। जब उसे लगता है कि लाइफ का पर्पस क्या है, भाई उसको कुछ पर्पस ही नहीं मिलता है, ठीक है। ये आपके मेनली रीजन होते हैं किसके, सुसाइड के पहले टाइप के, ईगोइस्टिक सुसाइड, ठीक है। जब उसे लगता है कि समाज में उसका कोई नहीं है जो उसके साथ हमदर्दी रखे। चलिए अभी जानते हैं डिटेल में। इगोइस्टिक सुसाइड ऑकर व्हेन इंडिविजुअल आर नॉट वेल इंटीग्रेटेड इनटू सोशल ग्रुप। पहला फीचर आप ये रखोगे कि लो सोशल इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, नॉट वेल इंटीग्रेटेड, ज्यादा सोशल नहीं होता है वो इंसान जो इगोइस्टिक सुसाइड करता है, वो अकेला रहता है, ठीक है। नॉट वेल इंटीग्रेटेड, दिस लैक ऑफ इंटीग्रेशन लीड्स टू फीलिंग ऑफ आइसोलेशनेस, मीनिंगलेसनेस। उन्हें लगता है कि क्या मतलब है मेरे जीवन का, क्या अर्थ है जब मेरा कोई अपना नहीं है जिससे मैं बात कर सकूं, मेरे पास कोई इंसान नहीं है, सोशल नहीं है वो, ठीक है। पहला रीजन हो गया इगोइस्टिक सुसाइड का। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कि अनमैरिड इंडिविजुअल। आपसे एग्जाम्पल से पूछ सकते हैं कि भाई अनमैरिड इंडिविजुअल जो है अगर वो सुसाइड करता है तो वो किस टाइप में आता है। ध्यान रखना भी, आपको मैं एक चीज बताऊंगी, इसलिए इन पॉइंट्स को जो मैं आपको बता रही हूँ उसे याद रख लो, ठीक है। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जो ईगो सुसाइड करता है, जो अहमवादी हत्या करता है, वो इंसान कभी भी समाज से घुला मिला नहीं होता है, ठीक है। उसका जो इंटीग्रेशन है, एकीकरण है, वो बहुत कम होता है। लैक ऑफ पर्पस, फीलिंग ऑफ आइसोलेशन, आइसोलेट फील करना, अकेला फील करना, मीनिंगलेस फील करना, ठीक है। सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। देखो वो लोग जो ईगो सुसाइड करते हैं वो बहुत ही सेल्फ सेंट्रिक होते हैं, ठीक है, खुद ही के बारे में सोचते हैं, ठीक है। लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, कीप इन माइंड, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस ऑकवर व्हेन इंडिविजुअल डोंट फील पार्ट ऑफ एनी सोशल ग्रुप और कम्युनिटी। जब वो किसी भी ग्रुप का, कम्युनिटी का खुद को पार्ट फील नहीं करता है, जब वो 1000 लोगों की भीड़ में भी खुद को अकेला फील करता है, ठीक है। एंड दे फील लाइक दे डोंट बिलोंग, वो इन लोगों से बिलोंग ही नहीं करते हैं। और सेल्फ सेंट्रिक का मतलब क्या होता है कि जो अपनी ही डिजायर्स पर, अपनी ही प्रॉब्लम्स पर, अपनी ही चीजों पर फोकस्ड रहते हैं, ठीक है। याद रखना, इगोइस्टिक सुसाइड क्या है हमारा, अहमवादी आत्महत्या। जब वो समूह में अच्छी तरह से नहीं घूम पाता, जब वो निराशा, अर्थहीन फील करता है, अलगाव फील करता है, अकेलापन फील करता है,
कम सामाजिक एकीकरण होता है, उद्देश्य की कमी होती है, सेल्फ सेंट्रिक होती है, सोशल सपोर्ट कम होता है उसके पास, फैमिली वाले घर वाले दूर होंगे तो कहीं ना कहीं वो रीजन बनता है, फैमिली नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है पास, तो ये भी रीजन होता है किसका, इगोइस्टिक सुसाइड का। समझ में आ गया, समझ में आ रहा है चीजों का कि वे दुर्खीम क्यों कहते हैं सबसे पहले कि ये एक व्यक्तिगत तथ्य नहीं है, ये एक सामाजिक तथ्य है। ठीक है, सेकंड है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, देख लो इसका, अनमैरिड इंडिविजुअल्स प्रोटेस्टेंट वर्सेस कैथोलिक। कीप इन माइंड, उन्होंने ये कहा था कि प्रोटेस्टेंट में हायर सुसाइड रेट होते हैं, क्यों, क्योंकि वो बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं और उनका जो कॉम्युनल बॉन्ड होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। अल्ट्रुइस्टिक यानी कि परोपकारी, परोपकारी आत्महत्या, यानी कि जब आपको लगता है कि समाज में बहुत घुले मिले हो, जब आपका जो इंटीग्रेशन है वो बहुत ज्यादा है, जब आप समाज से ही अपनी पहचान मानते हो, जब आपको लगता है कि जो है समाज है मेरा और जो भी करना है मैं इसके लिए करूंगा ताकि इनको हैप्पीनेस हो। ठीक है, जैसे कि आपका मिलिट्री मैन इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जो देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। ठीक है, सती ऑफ कोर्स इन्हें भी करना पड़ता है, और ये जो आपके दिखाया ना बॉम्ब ब्लास्टर्स, बॉम्ब ब्लास्टर भी एक तरह से अल्ट्रुइस्टिक में आएंगे, वो भी अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए आत्महत्या करते हैं। ठीक है, क्या होता है, टू मच इंटीग्रेशन, यहां पर आपने याद रखना है कि टू लो इंटीग्रेशन, बहुत कम एकीकरण होता है, और अल्ट्रुइस्टिक में बहुत ज्यादा एकीकरण होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा एकीकरण होता है। ठीक है, देखो जैसे अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड ऑकर व्हेन इंडिविजुअल आर टू डीपली इंटीग्रेटेड, बहुत जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, सेल्फ सैक्रिफाइस फॉर द ग्रुप, जो सैक्रिफाइस करना चाहता है ग्रुप के लिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन होता है, सेंस ऑफ ड्यूटी होती है, ओवर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बुक, आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ओवर आइडेंटिफिकेशन विद ग्रुप, इसका आपको किस सुसाइड में करोगे, जब आपको बोला जाए कि आपकी जो पहचान है वो बहुत ज्यादा जुड़ी हुई होती है समाज के साथ। ठीक है, यस, और सोशल प्रेशर, ये भी कहीं ना कहीं किसमें बनता है, अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड का एक पार्ट बन जाता है, जब सामाजिक एकीकरण अत्यधिक उच्च होता है। ठीक है, अति एकीकरण होता है, कर्तव्य की भावना होती है। ठीक है, समूहों के साथ अति पहचान होती है, ये सारे रीजन होते हैं परोपकारी आत्महत्या के। ठीक है, जैसे एग्जांपल में मैंने बोला सोल्जर्स इन वॉर। ठीक है, सुसाइड फॉर रिलीजियस ड्यूटी, आप ध्यान से देखना भाई, जब दुर्खीम ने परोपकारी आत्महत्या की बात की तो उन्होंने 3 और टाइप्स, ध्यान से देखना, उन्होंने परोपकारी आत्महत्या में, अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड में 3 और टाइप्स बोले थे। पहला टाइप क्या था, ध्यान से देखना, ऑब्लिगेटरी अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड फोर्स्ड बाय सोसाइटी और ग्रुप टू सैक्रिफाइस, अनिवार्य परोपकारी आत्महत्या, समाज या समूहों द्वारा बलिदान करने के लिए मजबूर, ऑब्लिगेटरी मतलब जो कंपल्सरी ही है, जो आपको करनी ही करनी पड़ेगी, आप चाहे इसमें घुले हो ना घुले, लेकिन आपको समाज में रह के आत्महत्या करनी ही पड़ेगी, कंपल्सरी है। और देखो एग्जाम्पल है सती। ठीक है, सती एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ऑब्लिगेटरी सुसाइड का। यह तब होता है जब व्यक्तियों को समाज सांस्कृतिक मानदंड द्वारा अपने जीवन को कर्तव्य के रूप के लिए मजबूर किया जाता है, मजबूर करते हैं। ठीक है, सती प्रथा, जिसे सती भी कहा जाता है, यह एक ऐसी प्रथा थी जहां एक विधवा को, और जो ऑल नो, धार्मिक और सामाजिक परंपरा के हिस्से के रूप में आत्मदाह अपने पति की चिता पर जिंदा जलाने के लिए मजबूर किया जाता था। ठीक है, अनिवार्य परोपकारी आत्महत्या समझ में आ गया, जहां कंपल्सरी होता है मरना। दूसरा है वैकल्पिक परोपकारी आत्महत्या, समूह के लिए स्वैच्छिक बलिदान। बहुत ध्यान समझा, इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं, लास्ट टाइम भी गलती थी, ध्यान से देखो। वैकल्पिक परोपकारी का मतलब ये होता है कि आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, बलिदान करना है सही बात है, लेकिन मर्जी से करनी है करो, नहीं करनी है नहीं करो। जैसे कि मिलिट्री मैन, जैसे कि आपके आर्मी के होते हैं, जैसे कि आपके सैनिक होते हैं। ठीक है, सैनिक एक्यूट में कभी नहीं आएंगे, सैनिक आएंगे ऑप्शनल में, उनको फोर्स नहीं किया जाता,
उनकी मर्जी होती है कि हमें आर्मी ज्वाइन करनी है, हमें देश के लिए बलिदान देना है, दैट इज ऑलवेज अ ऑप्शनल। ऑप्शनल में आर्मी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो जाता है। एक सैनिक युद्ध में खतरनाक मिशन के लिए स्वयंसेवक है, यह जानते हुए कि यह उसके जीवन का, उसे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ सकता है, ठीक है। और एक फायर फाइटर एक दूसरा एग्जाम्पल मान सकते हैं, ठीक है। जो अग्निशामक अधिकारी होते हैं, जो वहां पर काम करते हैं, वो लोग अपनी जान को खतरे में डालते हैं, दैट इज ऑलवेज अ ऑप्शनल। कोविड हो गया, फायर फाइटर्स हो गए, आर्मी मैन हो गए, ये सारे किस में आते हैं? ऑप्शनल अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड है। ये सही है कि वो देश के लिए दे रहे हैं, वो बात बिल्कुल सही है कि समाज के लिए दे रहे हैं, लेकिन अपनी मर्जी से दे रहे हैं। और अनिवार्य में क्या है कि उनको फोर्स किया जा रहा है कि तुमको सुसाइड करना ही करना पड़ेगा। थर्ड है हमारे पास, देखो फर्स्ट हो गया ऑब्लिगेटरी अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड, सेकंड हो गया ऑप्शनल अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड, यानी कि वॉलंटरी सेक्रीफाइस फॉर द ग्रुप, ठीक है, वॉलंटरी है आपके लिए वो, और यहाँ पर फोर्स्ड है। थर्ड है एक्यूट अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड, कंप्लीटली लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी फॉर द ग्रुप, जहां पर व्यक्ति अपनी पूरी पहचान खो देता है। किसमें? एक्यूट अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड में। इसमें क्या होते हैं, जैसे कि आपके बॉम्ब ब्लास्ट सबसे बड़ा एग्जांपल है, जो आपके बॉम्ब ब्लास्टर्स होते हैं, जो बॉम्ब लगाते हैं, ठीक है, सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं। सुसाइड बॉम्बर्स किसका एग्जांपल है? एक्यूट अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड का। कीप इन माइंड, किसमें आ जाएगा? एक्यूट में आ जाएगा। चलिए थर्ड हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, दैट इज एक्यूट, दैट इज एनोमिक सुसाइड, आत्महत्या, ठीक है। एनोमिक आत्महत्या क्या होती है, मैंने आपको समझाया था पहले भी। एनोमिक की जब हम बात करेंगे तो टू लो, क्या होगा इसमें आपका? टू लो रेगुलेशन। किसमें? एनोमिक में। जैसे कि बोल सकते हैं कि सडन चेंज आ जाए, ठीक है, एकदम से चीजें बदल जाए, ठीक है, लव ब्रेक हो जाए, डाइवोर्स हो जाए, या बहुत खुशी आपको हो जाए, लॉटरी वगैरह लग जाए, तो जो एकदम से चेंज, रैपिड चेंज से आपकी सुसाइड होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एनोमिक सुसाइड कहते हैं। वे जान लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है एसोसिएटेड विद लो रेगुलेशन एंड ऑकवर्ड ड्यूरिंग टाइम ऑफ सिग्निफिकेंट सोशल एंड इकोनॉमिक अपील व्हेन सोसाइटल नॉर्म्स आर डिसरप्टेड। पहली बात तो ये कि लो रेगुलेशन है, ठीक है, नॉर्मलेसनेस होती है, प्रतिमानहीनता, इन कीवर्ड्स को मत भूलना। नॉर्मलेसनेस होती है, ठीक है, वो अपने आप को डिसरप्टेड फील करता है, ठीक है, सोसाइटल नॉर्म्स आर डिसरप्टेड, इंडिविजुअल में फील डिसकनेक्टेड और डिसओरिएंटेड, ठीक है। स्टेट ऑफ, याद रखना ये चीज बहुत जरूरी है, मैंने कई बार यूट्यूब में आपको पढ़ाती हूँ कि एनोमी का मतलब क्या होता है। दुर्खीम के अकॉर्डिंग क्या है? दुर्खीम के अकॉर्डिंग एनोमी मतलब होता है नॉर्मलेसनेस। मर्टन के अकॉर्डिंग एनोमी मतलब क्या है? मर्टन के अकॉर्डिंग एनोमी का मतलब सिंपल सा होता है कि जब आपके जो गोल हैं वो आपके मीन्स के साथ मैच नहीं करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। कॉजेज ऑफ एनोमिक सुसाइड क्या हो जाएगा? जैसे कि रैपिड सोशल चेंज हो गया, लॉस ऑफ सोशल ऑर्डर, वेरी इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ सोशल ऑर्डर, ठीक है, ये आपके रीजंस होते हैं। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल में क्या होगा? एग्जांपल में होगा जैसे कि आपका इकोनॉमिक डिप्रेशन आ जाना, ठीक है, डाइवोर्स या ब्रेकअप हो जाना, ठीक है, या आपकी लॉटरी लग जाना, ये कहीं ना कहीं क्या है? ये रैपिड चेंज को दर्शाते हैं। आपने देखा है ना कई बार किसी की 10 करोड़ की लॉटरी एकदम लग जाती है, बहुत ही गरीब होता है, तो वो एक तरह से आपके लिए चेंज को सहन कर पाना मुश्किल होता है, ठीक है, यस। नेक्स्ट है, लास्ट है, दैट इज फैटलिस्टिक सुसाइड, यानी कि भाग्यवादी आत्महत्या। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग्यवादी का मतलब ये होता है कि आपको लग रहा है बस यही हमारा भाग्य है, अब हमारा भाग्य चेंज नहीं हो सकता है और यही होना है जो हो रहा है। जैसे मान लो एक ये इंसान है, ठीक है, ये जेल में कैद है, इसे लगता है कि मेरी पूरी उम्र इसी में बीतनी है। जब उन्हें लगता है कि इस जो पर्टिकुलर परिस्थिति है इससे बाहर निकलना असंभव है, वो इन हालातों से बाहर नहीं निकल सकता, तो वो सुसाइड कर लेता है। सुसाइड कहाँ होती थी? ये आपकी दासत्व अवस्था का एग्जांपल ले सकते हैं, स्लेव सोसाइटी में भी होती थी,
दास की हालत वही होती है, उनको पता है कि उन्हें जीवन दास ही बने रहना है, उनका जीवन ऐसे ही बीतेगा। तो ये कहीं ना कहीं रीजन होते हैं किसके, फैटलिस्टिक सोसाइटी के, भाग्यवादी। ठीक है, जब उन्हें लगता है कि ये बस हमारा भाग्य है। ठीक है, और एक एग्जाम्पल, ठीक है, मैरिड कपल है, उनके बीच चीजें, उन्हें लगता है कि अब तो डिवोर्स तो होना नहीं है, रहना इसी के साथ है, तो वो भी एक किसी न किसी में आती है, फैटलिस्टिक में आती है। याद रखना, सबसे बड़े एग्जांपल आपके पास दो हैं, पहला दास और दूसरा क्या है, जो आपका जेल में व्यक्ति से लगता है कि जीवन भर उसे इसी जेल में काटनी है, भाग्यवादी में। अब इसका मीनिंग जान लेते हैं। हैपेंस व्हेन एन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम कॉन्स्ट्रेंट और ऑपरेशन, जहां व्यक्ति एक्सट्रीम लेवल पर फील करता है कि भाई वो इन चीजों से बाहर नहीं निकल सकता है। ठीक है, इन वर्ड को रखना। क्या मैंने कहा, पहले वर्ड मैंने कहा एक्सट्रीम कॉन्स्टेंट, चेंज की बात करते हैं। ठीक है, और दूसरा आपके पास ऑपरेशन, यानी कि जहां पर अति बाध्यता, मतलब टू मच रेगुलेशन है, बहुत सारी बाध्यता है, वहां पर फैटलिस्टिक सुसाइड होती है। ठीक है, एक्सेसिव रेगुलेशन एंड ऑपरेसिव एनवायरनमेंट, ये दो चीजें हैं जो फैटलिस्टिक में लेते हैं, जहां पर उसे लगता है भी अब कोई होप नहीं है बचने की, उसे जीवन भर इसी चीजों में रहना है। ठीक है, यस, ओवर रेगुलेशन हो जाता है। समझ में आ गया? जैसे कि प्रिजन इनमेट्स मैंने आपको बता दिया है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। ये चारों टाइप्स कौन कौन से हैं? पहला है इगोइस्टिक, देखो इन चीज को समराइज करती हूँ, लैक ऑफ कनेक्शन ऑफ सोसाइटी, जहां पर आपका टू लो इंटीग्रेशन है, जहां कनेक्शन जो है उसकी कमी है, सोसाइटी के साथ लिंक की कमी है, लो इंटीग्रेशन है, वीक सोशल बॉन्ड्स है, अनमैरिड इंडिविजुअल और डिस्कनेक्टेड फ्रॉम कम्युनिटी। पहली किस में आ जाती है? इगोइस्टिक में। फिर हमने पढ़ा ऑथोरिस्टिक, यानी कि ओवर आइडेंटिफिकेशन, आपका बहुत ज्यादा घुले मिले हो समाज के साथ, इन कीवर्ड्स को मत भूलना। हाई इंटीग्रेशन है, एक्सेसिव सोशल प्रेशर होता है, सोल्जर्स इसका बड़ा एग्जांपल है। ठीक है, एनोमिक, ब्रेकअप होना, सोसाइटल चाउज आ जाना, चेंज हो जाना, डिसइंटीग्रेशन ऑफ नॉर्म्स, रैपिड सोशल चेंज और लॉस, इकोनॉमिक डिप्रेशन, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। और लास्ट है फैटलिस्टिक, एक्सट्रीम कंस्ट्रेंट बाय सोसाइटी, बहुत ज्यादा बाध्यता फील होना, इसका कहीं ना कहीं एग्जाम्पल है। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से रिवाइज करना। इसके सारे नोट्स आपको हमेशा की तरह मैं देती हूँ। ठीक है, स्वार्थी, परार्थवादी, अराजकता और नियंत्रणता, यानी कि भाग्यवादी आत्महत्या, समाज से जुड़ाव की कमी, अधिक जुड़ाव, नियमों का विघटन और समाज द्वारा अत्यधिक नियंत्रण। अब ये चीज ध्यान रख लो, मैंने आपको यहाँ भी समझाया था कि अगर आपकी बात हो जाएगी, हमारे पास चार चीजें हैं। ठीक है, सबसे मेन दैट इज ईगोइस्टिक हो जाएगा, एनोमिक हो जाएगा, ठीक है, फैटलिस्टिक हो जाएगा एंड अल्थोरिस्टिक हो जाएगा। अल्थोरिस्टिक एंड पैटा एनोमिक, तो इनका क्या होता है? उन्होंने बोला भाई जो आपकी ईगोइस्टिक है और आपकी दूसरी अल्थोरिस्टिक है, ये दोनों किस पर बेस्ड है? लो इंटीग्रेशन पर बेस्ड है। और ये दो किस पर है? एंड हाई इंटीग्रेशन पर। और ये किस पर है? लो एंड हाई रेगुलेशन पर। ठीक है, ये चारों चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आती है जब हम बात करते हैं सोसाइटी की। ठीक है, इन चीजों को याद रखना। और हाँ, एक चीज मैंने आपको और ये बताई थी, इसको मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दैट इज इगोइस्टिक और एनोमिक की जब बात आएगी, वो किसमें होते हैं? इंडस्ट्रियल समाजों में। और फैटलिस्टिक और किसमें होते हैं? प्री इंडस्ट्रियल समाजों में ये सुसाइड देखी जाती है। ठीक है, चलिए, आई होप समझ में आ गया हो। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा मीनिंग, डेफिनेशंस, जितने भी आपकी सुसाइड की मेथोडोलॉजी होती है, जितने भी उसके टाइप्स होते हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि दुर्खीम ने क्या वेरिएबल्स यूज किए थे, जेंडर में ज्यादा है, कौन से रिलीजन में ज्यादा है, कौन से मिलिट्री स्टेटस में ज्यादा है, इकोनॉमी में ज्यादा है, नेशनल स्टेटस में, इन बेसिस पर उन्होंने वेरिएबल्स बताए थे। ठीक है, प्रोटेस्टेंट में होती है, पुरुषों में होती है, पूरी इकोनॉमिक जोन में होती है। और हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्रिटिसिज्म क्या था सुसाइड का, कौन से थिंकर ने क्या बातें बोली हैं।
ठीक है, कोजर का क्या व्यूज था, अब्राहम का क्या व्यूज सुसाइड पर था, ठीक है। इसके अलावा जीन बैचलर और मैक्सवेल एटिक्सन एंड स्टीव टायलर, ये थिंकर्स का क्रिटिकल व्यू क्या था, इन चीजों को अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में रिवाइज, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको सब चीजें अच्छे से रिवाइज होगी होंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।